हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका ज्ञान सर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं? वैसे इक्वेशन का मतलब जो होता है, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो दो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम लोग दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमारी कहलाती है इक्वेशन। अब इक्वेशन मैथमेटिकल टर्म में होती है। अब सवाल ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारी अकाउंट्स में अकाउंट्स की जो हमारी वेरिएबल्स हैं, अकाउंट्स की जो टर्म्स हैं, उन अकाउंटिंग टर्म्स के बीच की रिलेशनशिप को शो करती है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर होता है, हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर है वो भी इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर ही वर्क करता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंट्स का कि तो हम लोग 11th में हमें ये पढ़ाया जाता है। 11th में हम लोग उसको पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है और वो किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है ना। तो जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी इसको इजीली समझ सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं है जिनके बेसिस पर हमको कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो करनी हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी वो होती है assets is equal to liabilities plus capital। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। कहने का मतलब ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि किसी भी बिजनेस की लायबिलिटीज को और उस बिजनेस की कैपिटल को अगर हम टोटल कर देते हैं तो वो एसेट्स के इक्वल होती हैं। वो हमारी एसेट्स के इक्वल होती हैं। इसे हम अगर वैसे लिखें तो लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होगा? लायबिलिटीज इक्वल टू हो गई हमारी एसेट्स माइनस कैपिटल। और अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या हो जाएगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये इसी से फॉर्मूला एक तरीके से बन सकता है। तो ये इक्वेशन हमें ये कह रही है कि एसेट्स जो है वो हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती हैं। अब हमारी बात ये आती है कि हमारी एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट्स हमारी क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका दिए देता हूं कि हमारी लायबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होती हैं। लायबिलिटीज का वैसे मतलब जो होता है वो होता है मनी पेबल टू आउटसाइडर्स। बिजनेस के बाहर के लोगों को या बिजनेस के ओनर को जो भी पैसा हमें देना है वो लायबिलिटीज कहलाएगा हमारा। इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज और पहले लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं हम। लायबिलिटीज में जैसे कि क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं, यानी कि सप्लायर हमारे जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे। इनको सप्लायर भी कह सकते हैं हम लोग, सप्लायर, ये सप्लायर्स या फिर क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल जिन लोगों से हमने उधार सामान खरीदा, जिन लोगों से हमने उधार गुड्स खरीदा उनको हमने गारंटी पेपर इशू किया पेमेंट के लिए। 1 महीने या 2 महीने का टाइम उनसे लिया तो उसके बदले में जो पेमेंट इशू जो पेपर इशू किया गया वो बिल्स पेबल हुआ। वो बिल जिनका हमें पेमेंट करना है वो बिल्स पेबल कहलाए। इन दोनों को मिला के इन दोनों को टोटल को ट्रेड पेबल्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इन दोनों को जोड़कर ट्रेड पेबल भी कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि बैंक ने हमें एक फैसिलिटी दी हुई है ओवरड्राफ्ट की। ओवर मतलब ज्यादा और ड्राफ्ट मतलब निकालना। जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा आप अगर पैसा निकालते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैंक एक फैसिलिटी देता है अपने जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको कि वो अपने अकाउंट से ज्यादा भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितना उनके अकाउंट में बैलेंस है। तो अगर आपने अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो बैंक का आपके ऊपर लोन हो गया एक तरीके से, इसलिए वो लायबिलिटी हो गई बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन, टर्म लोन, मॉर्गेज लोन। टर्म लोन का मतलब एक पीरियड के लिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। और मॉर्गेज लोन किसी चीज को मॉर्गेज करके यानी किसी चीज को गिरवी रख के अगर कोई लोन लिया तो वो मॉर्गेज लोन कहलाता है हमारा। प्रोविजंस फ्यूचर में अगर हमें कोई एक्सपेंस होना है या फ्यूचर में हमारी कोई लायबिलिटी बन रही है उसके लिए हमने कुछ पैसा अलग से निकाल के लिए रख लिया है। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस के लिए या फ्यूचर की किसी लायबिलिटी के लिए पैसा अगर हमने अलग से निकाल के रख लिया है तो वो हमारी प्रोविजंस कहलाएंगी। वो भी हमारी लायबिलिटी हो गई एक तरीके की।
इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो ड्यू है लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। एडवांस इनकम इनको इसको अनएक्सपायर्ड इनकम भी कहते हैं हम लोग। एडवांस इनकम का मतलब होता है पैसा हमें एडवांस में मिल गया, अभी हमने वर्क नहीं किया लेकिन उसका पैसा हम पहले ले चुके, तो वो एडवांस इनकम हो गई, वो लायबिलिटी बन गई हमारे ऊपर, तो वो भी बिजनेस की लायबिलिटी हुई, एडवांस इनकम। इसके अलावा जैसे रिजर्व फंड, रिजर्व है, फंड्स है, दीज आर आल्सो लायबिलिटी। रिजर्व है, फंड्स है, ये भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि जो आपने रिजर्व बना रखे हैं या जो लायबिलिटी बना रखी है बिजनेस के अंदर, उस पर किसी न किसी का राइट होगा। रिजर्व पर राइट जो है वो ओनर का होगा, फंड्स होंगे तो फंड्स का पर राइट ओनर का भी होगा। और अगर फंड जो है वो किसी एम्प्लॉइज के रिलेशन में बनाया हुआ है, जैसे कि एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड के लिए बनाया हुआ है, तो उस पर एम्प्लॉइज का राइट हो गया, तो वो भी एक तरीके से लायबिलिटी हो गई। तो ये सब हमारे क्या है, लायबिलिटीज के एग्जाम्पल है। लायबिलिटीज का मतलब आप समझ गए, लायबिलिटीज का मतलब होता है वो पैसा हमें जो पे करना है, जो बिजनेस को पे करना है, वो लायबिलिटी हो गई। तो वो अब हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं एसेट। तो एसेट जो है वो हमारी प्रॉपर्टी हुई, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फिटिंग्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल आप समझते हैं बिजनेस के रेपुटेशन की जो वैल्यू होती है वो गुडविल कहलाएगी। पेटेंट्स है कि कोई चीज आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट आपने रजिस्टर्ड करा लिया अपने नाम से, उसको पेटेंट्स करा लिया, वो पेटेंट राइट हो गया, कोई दूसरा पर्सन आपकी परमिशन के बगैर उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, वो पेटेंट राइट हो जाता है, वो आपकी एसेट हो गई। कॉपीराइट आप समझते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कोई कॉपी नहीं बना सका, उसके लिए आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया, वो कॉपीराइट हो गया आपका, वो भी एसेट हो गई। ट्रेडमार्क आपका एक मोनोग्राम है, आपका एक सिंबल है, वो आपने रजिस्टर्ड करा लिया, कोई उस दूसरा पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता, तो वो भी आपकी एक एसेट हो गई। ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये इसी तरीके से लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई लीज पे प्रॉपर्टी आपने ली हुई है तो वो भी बिजनेस की एसेट हो गई। कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो लीज पे ली हुई है, तो वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो एसेट। स्टॉक इन ट्रेड, जो गुड्स हमारे पास स्टॉक में है वो हमारी एसेट हो गई। डेटर्स, जो कस्टमर्स हैं हमारे, कस्टमर जिनको हम गुड्स सेल कर रहे हैं उधार, वो डेटर्स कहलाएंगे, या दूसरे वर्ड्स में जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमारे डेटर्स हो गए। बिल रिसीवेबल, डेटर्स को बुक डेट्स भी कहते हैं हम लोग। बुक डेट्स मतलब जिन लोगों से हमें पैसा लेना है। बिल रिसीवेबल वो बिल जो लोगों को हमने उधार बेचा और उनको उधार बेचने के बाद उनसे हमने गारंटी पेपर लिखवा लिया कि आप 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में पेमेंट हमें करेंगे, तो वो गारंटी पेपर बिल रिसीवेबल हुआ, तो वो भी हमारी एसेट हो गई। उसके अलावा
इन दोनों को अगर मिला दें हम तो इसको ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। इन दोनों का टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है तो वो एक्रूड इनकम कहलाएगी। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो एक्सपेंस अभी एडवांस में ही हो गया, मतलब पहले से ही पे कर दिया गया, ड्यू डेट से पहले अगर किसी एक्सपेंस का आप पेमेंट कर देते तो वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। प्रीपेड, पहले से ही पे किया हुआ, तो प्रीपेड एक्सपेंस ये हमारी एसेट हो गई। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमारे पास जो कैश है या हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो ऑल्सो हमारी एसेट, दीज आर ऑल्सो एसेट। इसके अलावा एडवांस पेमेंट, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट दे दिया है किसी को तो वो हमारी एसेट हो गई। इसके अलावा एसेट का मतलब प्रॉपर्टीज, वो जो आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी एसेट कहलाएंगी। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको एसेट के लिख दिए हैं। और कैपिटल का मतलब तो आप समझते होंगे। कैपिटल का मतलब मैं बताऊं आपको कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस में जो पैसा, कैपिटल के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर डिस्कस बोल देता हूं मैं उसको। कैपिटल किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो मनी उसके ओनर ने इंट्रोड्यूस की वो कैपिटल कहलाएगी। अब वो स्टार्टिंग में लगाई, उसके बाद फिर जरूरत पड़ी तो फिर लगाई, तो बिजनेस को चलाने के लिए जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फॉर द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज का। अब इसमें हमारे पास बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन दी हुई होती हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन दी हुई होती है, उन ट्रांजैक्शंस को हमें इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना होता है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बता रहा हूं कि उसको हमें किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें आपको लेके बता दे रहा हूं कि किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे सीरियल नंबर, एक टेबल हमें बनानी है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, और उसके अलावा फिर कॉलम होगा हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है, ये एक ट्रांजैक्शन मैं यहां लिख देता हूं, जैसे बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए के बिजनेस, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो कैश है और मैंने अभी भी बताया था कि जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया था दैट इज नोन एज कैपिटल। तो इसका, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा यहाँ पे? इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये पड़ेगा कि एक तो हमारे पास कैश आएगा, एक तो हमारे पास कैश आएगा, तो हम एसेट में एक कैश अकाउंट खोल देंगे। और लायबिलिटी में अगर कैपिटल, इसमें कैपिटल अकाउंट खोल देंगे। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट खुल जाएगा। तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास? 1 लाख, 1 लाख का कैश आ रहा है और वो कैश हमारी 1 लाख की कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हर ट्रांजैक्शन का डबल रिकॉर्ड होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब अगर हम दूसरी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का हमने नगद गुड्स खरीदा। गुड्स क्या कहलाता है हमारा? यहाँ ले गुड्स परचेज 20,000 का हमने गुड्स खरीदा। तो अगर हम इसमें बात करें तो गुड्स तो हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से
जा रहा है। जब आप गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, गुड्स आएगा, पैसे जाएंगे। तो कैश तो हमारे पास से जा रहा है और गुड्स हमारे पास आ रहा है। गुड्स को हम कहते हैं स्टॉक। तो यहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा स्टॉक अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुल जाएगा, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट ये खोल दिया हमने और कैश तो ऑलरेडी खुला हुआ है हमारे सामने, कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है। तो कैश अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे हमारे पास से, 20,000 रुपए जाएंगे हमारे पास से। तो 20,000 रुपए इसमें कम कर दीजिए और 20,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। तो 20,000 रुपए स्टॉक में लिख दीजिए और इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। गुड्स खरीदा हमने कैश में तो 20,000 रुपए का कैश तो चला गया और 20,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास से आ गया। माइनस में इसलिए लिख दिया है मैंने क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। अब पहली ट्रांजैक्शन तो सिंगल थी इसलिए कोई टोटल नहीं किया गया। इसके बाद जब ट्रांजैक्शन होंगी तो आप उसमें टोटल करते जाएंगे हर ट्रांजैक्शन में। तो अब टोटल अगर ऐसे करें तो इसको बोलते हैं हम न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये हो गई आपकी 80,000 बचा ये कैश और ये 20,000 का स्टॉक हो गया आपका। और ये इक्वल टू कितना हो गया, ये तो लायबिलिटी जीरो चल रही है, कैपिटल जो है वो हमारी कितनी हो गई 1 लाख। तो आपको बराबर चलना है लेफ्ट साइड और राइट साइड, 80 + 20 1 लाख हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट इसमें हम ले लेते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन अगर मैं ले लूं यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 15,000। 15,000 रुपए का गुड्स हमने नगद बेचा। 15,000 रुपए का गुड्स हमने नगद बेचा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 15,000, कॉस्ट रुपीज 12,000। गुड्स हमने 12,000 का जो गुड्स था, 12,000 की कॉस्ट का जो गुड्स था उसे 15,000 में सेल कर दिया। 12,000 कॉस्ट थी और 15 में सेल किया। फिर से रिपीट कर दो, 12 की कॉस्ट थी, 15 में सेल किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स सोल्ड किया। पैसे कितने आए हमारे पास, हमारे पास आए 15,000 रुपए क्योंकि हमने गुड्स कितने में बेचा, 15 में। रुपए आए मेरे पास 15,000 तो मैंने कैश में 15,000 रुपए ऐड कर लिए। गुड्स कितने का गया मेरे पास से, 12,000 का। तो 12,000 रुपए मैंने गुड्स में से माइनस कर लिए क्योंकि गुड्स मेरे पास से चला गया। अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जो 3,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ वो 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा। कैपिटल बढ़ जाएगी उससे हमारी। कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस अगर होता है तो उसका इफेक्ट कैपिटल के ऊपर पड़ता है। कैपिटल उससे हमारी अगर एक्सपेंस है तो घट जाती है और इनकम है तो उससे कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। तो अब हमारे पास ये जो फिर से ऐड करेंगे ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ये आ गई हमारे पास न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 80 में 15 जोड़ोगे तो हो गई ये 95 और ये 20 में से 12 घट गए तो ये बचा 8। लायबिलिटी हमारी जीरो चल रही है। ये हमारे पास अब हो गया 1,03,000। टोटल करके देखिए 95 और 8 1,03,000 टोटल हुआ। ये ट्रांजैक्शन हमारी हुई। चौथी ट्रांजैक्शन फिर ले लेते हैं इसमें हम। गुड्स परचेज फ्रॉम हरिराम रुपीज 25,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार। हरिराम से हमने 25,000 रुपए का गुड्स उधार खरीदा। हरिराम से हमने 25,000 रुपए का गुड्स उधार खरीदा। तो अब उधार खरीदा तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम हरिराम लिखते हैं पूरा। तो पैसे कितने गए, पैसे तो गए नहीं हमारे पास से क्योंकि हमने उधार खरीदा। गुड्स कितने का आया, 25,000 रुपए का गुड्स आ गया। तो कैश में तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं। 25,000 रुपए स्टॉक में बढ़ गए हमारे पास क्योंकि स्टॉक आ गया 25,000 का हमारे पास। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट इसका हो गया कि कैपिटल बढ़ गई, ये सॉरी लायबिलिटी बढ़ गई हमारी क्योंकि हरिराम को आपको 25,000 रुपए देने हैं फ्यूचर में। तो हरिराम हमारा कौन हुआ, सप्लायर। जिससे हमने गुड्स खरीदा तो कौन होते हैं, क्रेडिटर। उनको हम कहते हैं क्रेडिटर।
अलग अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी, इसमें कॉमन अकाउंट खोल देंगे। कोई भी क्रेडिटर हो उसके लिए कॉमन अकाउंट खोल दिया जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट खोल दिया हमने। कितने रुपए का गुड्स को खरीदा है? इससे 25,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा, तो 25,000 रुपए से हमने ये अकाउंट खोल दिया। इसका कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। टोटल फिर से करेंगे इसका, और टोटल करने का न्यू इक्वेशन फिर आएगी। न्यू इक्वेशन 95,000 तो ये हो गया, और 33,000 ये हो गया, 25,000 ये हो गया, और 1,03,000 ये हो गया। एक और ट्रांजैक्शन में ले लेता हूं, 5 ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। थोड़ा सा 5वीं ट्रांजैक्शन में यहां पे लिख देता हूं एक और। गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 20,000, कॉस्ट रुपीज 15,000। 15,000 रुपए की कॉस्ट का गुड्स जो है वो हमने राम को 20,000 रुपए में सेल कर दिया। 15,000 रुपए की कॉस्ट का गुड्स जो है वो हमने राम को 20,000 रुपए में सेल कर दिया। तो अगर हम इसकी एंट्री यहां पे करें तो क्या होगा? गुड्स सोल्ड टू राम। अब नगद नहीं सेल किया है, अगर नगद सेल किया होता तो कैश लिखा हुआ होता, उधार बेचा हुआ। तो अब जब हमने उधार सेल किया है, इसका मतलब पैसे तो आएंगे नहीं हमारे पास, कैश नहीं आएगा, गुड्स चला जाएगा। लेकिन कितने का गुड्स चला जाएगा हमारे पास से? 15,000 का। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 15,000। तो 15,000 का गुड्स तो हमारे पास से चला गया। अब जब 15,000 का गुड्स चला गया, पैसे कितने आए? 20,000 आने थे, आए नहीं है, आने 20,000 है। किससे आने? राम से। तो ये उधार बेचा हमने, तो राम कौन हो गया? हमारा कस्टमर हो गया। तो कस्टमर मैंने बताया था कि वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अकाउंट खोलना होगा एसेट में, क्योंकि वो एसेट है हमारी डेटर्स अकाउंट। ये डेटर्स अकाउंट खोल दिया मैंने। अब डेटर्स अकाउंट में गुड्स सोल्ड टू राम, यहां तो आप लिख देंगे इसमें कितने? 0, क्योंकि कैश तो आना नहीं है। लेकिन डेटर्स में हमारे में आ जाएंगे 20,000 रुपए, हमें 20,000 रुपए राम से लेने हैं। और यहाँ लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन कैपिटल में चेंज आ जाएगा। कैपिटल में हमें 15,000 के गुड्स को हमने 20,000 में सेल किया है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 5,000 का प्रॉफिट हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ऐड कर देंगे इसको हम। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल किया हमने, तो न्यू इक्वेशन 95,000 तो ये टोटल हो गया कैश का, और 33 में से 15 लेस कर दीजिए, 18,000, 20,000 के ये हो गए हमारे डेटर्स। और उसके बाद क्रेडिटर्स है 25,000 रुपए के, 25,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, और इसमें कैपिटल हो गई 1,08,000। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 1,08,000 और 25 1,33,000 हो गया इधर का टोटल। इक्वल टू का राइट साइड में कितना हुआ? 1,33,000, और इधर कितना हुआ? 20 और 10 30 और 8 38, 38 और 38 और 95 और 38 जोड़ेंगे तो 1,33,000। यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हर न्यू इक्वेशन पर सेम चलेगी ये। तो हर न्यू इक्वेशन पर ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल चलते रहना चाहिए आपका। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का कांसेप्ट है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बता रही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज किस तरीके से डबल इफेक्ट हमारा हो रहा है। ये मैंने इसमें 5 ट्रांजैक्शंस आप लोगों को बताई है कि 5 ट्रांजैक्शंस लेके हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते किस तरीके से हैं, उसे बुक्स में रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो इस अकाउंटिंग इक्वेशन की ही बताऊंगा। उसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम ले लेंगे, उसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी ज्यादा ले लेंगे, और साथ में मैं उसमें आपको ये बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा कि कुछ एक्सपेंस और इनकम्स के हमारे रूल्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है, और उन्हें फॉलो करते हुए हमें जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।